हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट और मैसेज करके मुझे कहा कि सर आपने जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो गैस क्वेश्चन दिया है, यानी जितने भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन को वीवीआई या कहिए गैस क्वेश्चन के रूप में आप लोगों ने दिया मुझे, तो सर उसका आंसर हम कहाँ से लाएंगे। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा था, काफ़ी सारे बच्चों ने बोला सर आंसर दीजिए, प्लीज़ सर आंसर दीजिए। केमिस्ट्री के भी आंसर बच्चे मांग रहे हैं, जो मैं जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ 1 से 2 दिनों में। तो आज जो है हमारा फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को दिया है उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ ये बताते चलूँगा कि ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड के एग्जाम के लिए माना जाए तो। और भी मैंने 15-20 और भी लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, उन सभी को देख लीजिए और इतना को देख लीजिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ये मत सोचिएगा सिर्फ इतना को देख के काम चल जाएगा। और भी मैंने 12-15 वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन में दिया है गेस करके। वो आप हमारे वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए ये जो है ना, साइक्लोट्रॉन के बनावट सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। ये आपको बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये बिहार बोर्ड वालों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल है। स्पेशल तो है ही, लेकिन और भी जैसे यूपी, झारखंड या कोई भी बोर्ड हो, सभी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का टॉपिक बिल्कुल सेम रहता है। तो अब वो अदर स्टेट वाले बच्चे भी इस चीज़ को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज पहला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन के बनावट सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, बहुत फ़ायदा होगा। और एकदम बिल्कुल कॉपी लेकर बैठ जाए। मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइटेड करते चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा तो समय बचा नहीं है कि हाँ इस चीज़ को हम पूरे डिटेल के साथ आप लोग को पढ़ बता सकें। तो आपको लिखना है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। उसके बाद इसकी बनावट को लिखना है, ठीक है, कि किस तरह से इसको बनाया गया। ये देखो मैंने आपको ये इस टाइप से आप इसकी बनावट को लिख सकते हो। और ये एक छोटा सा फिगर बनाना होगा आपको, फिर यहाँ पे बनावट लिखना है और इस टाइप से फिगर बनाना है। वीडियो को मैं काफ़ी स्पीड में बना रहा हूँ, रीज़न है कि समय बहुत कम है, बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कुछ कवर करना है। और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी 2-4 दिनों से, तो मैं वीडियोस भी कम प्रोवाइड कर पाया। बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं सर कहाँ गायब हो गए, तो थोड़ी हेल्थ का प्रॉब्लम था, बस छोटा मोटा इशू था, वैसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो आपकी दुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी से, ये हमारा साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन है। ये आपको इस बार बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि इस बार 6 प्रश्न पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से 3 का आंसर देना है और कोई अथवा वगैरह कुछ नहीं रहेगा। जो मन में आए 6 में से 3 का आंसर दे दो। तो इस बार बहुत कुछ फायदा होने वाला है इस बार। तो साइक्लोट्रॉन का आप लोग लिखते जाइए कॉपी में, ठीक है। अगर मैं वीडियो स्पीड में बना रहा हूँ तो वीडियो को रोक रोक कर आप लिख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके साइक्लोट्रॉन के बारे में लिख लो। इस टाइप से एक फिगर बनाना है। फिर बनावट होने के बाद जो है यहाँ पे क्रियाविधि आपको करना है साइक्लोट्रॉन का, कि क्या क्या इसकी क्रियाविधि है वगैरह वगैरह। तो ये आप क्रियाविधि लिख लो। फिर इसकी आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, यानी इसकी आवृत्ति की को भी आपको लिखना है कि क्यू इंटू वी वैक्टर इंटू बी वैक्टर, यहाँ से बल प्राप्त होगा, चुंबकीय चुंबकीय बल जो है ना, क्यू इंटू वी वैक्टर इंटू बी वैक्टर आपको प्राप्त होगा। तो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति लिख लो। फिर यहाँ से देखो अब इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। और अच्छे से टाइम भी नहीं मिल पाया, ताकि इस चीज़ को, अगर तबीयत ठीक रहती तो आप इस चीज़ को जो है ना, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस पर मैं बना देता। बट कम समय के अभाव के कारण मैं इस चीज़ को जो है काफ़ी शॉर्ट में लेकर चल रहा हूँ। आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर जो है काफ़ी कुछ कम समझा रहे हैं। तो ये आपको साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति लिखना है। फिर आपको आवृत्ति यहाँ तक चलेगा, 2 इक्वेशन बनेंगे, एफ इजिकल टू 1/t इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2πm, ठीक है। और एक इक्वेशन यहाँ बना, v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। 2 इक्वेशन बनने के बाद आप इसको बिल्कुल देख लो, ठीक है। अगर आपने अच्छे से साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा तो ये चीज़ समझ में आएगा आपको। अगर नहीं भी आया तो आप इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो कि वी वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो वी इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। और यहाँ से देखो साइक्लोट्रॉन का उपयोग, ठीक है, यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो देखो ये 4 उपयोग, लगभग में 3 उपयोग हैं कि ट्रांसफर्म, ये सॉरी, कि नाभिक पर बमबारी करके नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में ठोस पदार्थों के आयनों को रोपित करके गुणों को सुधार करने तथा नए पदार्थों को संश्लेषित रोग उपचार के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में, ये सब साइक्लोट्रॉन का। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन। ये आपको इस बार बोर्ड के एग्जाम में मे बी शायद देखने को मिल जाए, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। दूसरा हमारा है ट्रांसफॉर्मर। चलिए इसको जूम करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसके बनावट एवं क्रियाविधि को समझाए। ये बिहार बोर्ड 2014 में पूछा गया प्रश्न है ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको भी इग्नोर मत करना है ट्रांसफॉर्मर का। तो इस पहले ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ लिख देना है। ये देखो इतना चीज़ आप लोग अच्छे से लिख लो कॉपी में। मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को रोक रोक कर भी आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एकदम वीडियो आगे बढ़ गया तो आप बैक कर लो, पॉज कर लो, आराम से, समय लगे। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बच गए आपके एग्ज़ाम में, तो बहुत कुछ कवर करना है। और तबीयत थोड़ी ठीक हुई है तो इस कारण से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, ओके। चलिए जल्दी जल्दी।
तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है, फिर जो इसकी बनावट के बारे में लिखना है। और ये जो मेन जो है चुनौती ये है कि ट्रांसफार्मर को बनाना पड़ेगा आपको। जब अगर ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ जाए तो इसके बनावट के बारे में लिख लो। बनावट जो फिगर में दिया हुआ है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बनावट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनावट, और ये आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, बिल्कुल परतदार लोहे का क्रोड लेना पड़ेगा और इस टाइप से आपको फिगर बनाना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखो कि अगर आप जैसे अगर ट्रांसफार्मर के बारे में आपको कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप उसको बना भी देते हो ना, फिर भी इस बार नंबर मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष ने और पूरे बिहार बोर्ड ने ये फैसला लिया कि इस बार बोर्ड में बच्चों के नंबर या एग्ज़ाम बोलो अच्छे जाएंगे। तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा ट्रांसफार्मर के बारे में, बिल्कुल ये भी आपको इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है मे बी, ठीक है। मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि हाँ देखने को मिलेगा, लेकिन मे बी शायद ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए ट्रांसफार्मर वाले में। 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम गैस करेंगे, 10 में से तो 3-4 जरूर देखने को मिलेगा, 2-3 तो पक्का है, 3 वीडियो जरूर, 2-3 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। तो ये ट्रांसफार्मर को आपको बनाना है, फिर इसके बारे में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है थोड़ा सा, 2-3 लाइन। उसके बाद अपचाई, 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई अपचाई, और एक इतना होने के बाद उपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। और उसके बाद इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को समझाना है कि कैसे कैसे ये कार्य करता है वगैरह वगैरह। तो देख लो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि, फिर मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में लिखा, फिर इसकी बनावट की, इस टाइप से मैंने फिगर बनाया। फिर उच्च ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है, फिर सॉरी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है, फिर अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है, फिर सिद्धांत एवं कार्यविधि को समझाना है कि इसकी क्या सिद्धांत है, क्या कार्यविधि है, वगैरह वगैरह जो भी है। इतना होने के बाद ये आपको ठीक है, ठीक 5SY 5P इज इक्वल टू NS/NP आपको यहाँ पर माना कि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों को लपेटी गई संख्याएं N1 NP तथा NS है, और उनमें चुंबकीय फ्लक्स 5P तथा 5S है। तो आपको ये आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ तक काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिद्धांत एवं कार्यविधि, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को आप रोक लो फिर उतारो, फिर रोक लो फिर उतारो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से आप ट्रांसफार्मर के सिद्धांत एवं कार्यविधि को आप इतना लिख लो, ठीक है। चलो लिख लिया आप लोगों ने। यहाँ मैं फिर से आता हूँ, यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर ऊंचाई ट्रांसफार्मर, आप जो है ना इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, इतना लंबा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने से खुद से एक्सपेरिमेंट करो, खुद से क्वेश्चन लिखो। और ये लपेटी गई संख्या NP तथा NS, और ठीक 5P और 5S है, और उसके बाद यहाँ 2 इक्वेशन बनेंगे और यहाँ तक आएगा। और ये दक्षता है, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, इतना दक्षता वगैरह के बारे में नहीं लिखेगा, लेकिन अगर मर्जी हो तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो कि ट्रांसफार्मर की दक्षता वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा जेनर डायोड क्या है, बोल्टता नियंत्रक के रूप में इसके उपयोग की व्याख्या करें। जेनर डायोड, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इस बार में भी, बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिले। ये भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। जेनर डायोड क्या है, बोल्टता नियंत्रक के रूप में इसके उपयोगों की व्याख्या करें। सर बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इस चीज़ को समझा क्यों नहीं रहे, बड़ा स्पीड में लेके चल रहे हैं। आपको भी पता है कि एग्ज़ाम बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप बस उतारो और क्या मैं कर सकता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैंने समझाना स्टार्ट कर दिया तो वीडियो 2 घंटे 3 घंटे की बनेगी, और 3 घंटे की बनेगी तो आपको पता, मुझे पता है कि आप कितना देखोगे इस वीडियो को, बिल्कुल बोर हो जाओगे। तो चलिए जेनर डायोड के बारे में आप लोग लिखिए, ये भी आपको मे बी इस बार एग्जाम में देखने को मिले। जेनर डायोड क्या है, बोल्टता नियंत्रक के रूप में इसके उपयोगों को की व्याख्या करें। फटाक फटाक जल्दी जल्दी लिखो, जेनर डायोड क्या है, बोल्टता नियंत्रक के रूप में इसके जेनर डायोड के उपयोग, ये देखो आपको इसके उपयोग लिखना है जेनर डायोड के बारे में, बिल्कुल कॉपी में लिखते जाओ क्वेश्चन को। ये आपको बनाना है जेनर डायोड, सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप इस फिगर को बना सकते हो, 1 से 2 मिनट में। फिर जो है इसके बारे में थोड़ा लिखना है, और उसके बाद ये छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको इस बार बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिले, और अगर देखने को मिले, देखिए कितना छोटा है ये, जस्ट वेट, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ जेनर डायोड, बोल्टता नियंत्रक के रूप में इसके उपयोग की व्याख्या करें, यहाँ तक आना है। उसके बाद बोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड की व्याख्या, यहाँ तक, ठीक है। बस ये खत्म हो गया, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है बट देखने को मिलेगा इस बार जेनर डायोड। चलिए ये तो मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना है, करना ही नहीं इग्नोर आप लोग को। चलिए प्रश्न है कि बोर के सिद्धांत के अविगृहितों को लिखें, बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। या अथवा में ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन समान परमाणु के स्पेक्ट्रा की व्याख्या के लिए बोर के मान्यताओं को बताइए कि तथा किसी परमाणु की n अस्थायी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे बोर के परमाणु मॉडल का आधारभूत, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे लिखना है बोर के परमाणु मॉडल की आधारभूत अभिधारणाएं, और आपको ये सभी लिखना है इतना, ठीक है। तो इतना होने के बाद फिर आपको नीचे आना है और भी मतलब अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। फिर आपको ये लिखना है इलेक्ट्रॉन के लिए कुल ऊर्जा का व्यंजक। आपको यहाँ पे ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, जिसको हमको काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ से 1/E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई जे आर। फिर आपको ये सभी चीज़ें बनानी है, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग ये इक्वेशन बनाते आएंगे, कॉपी में नोट करते जाइए, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। और ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, ये हमारा सॉरी बोर वाला, ठीक है, कि बोर के सिद्धांत के अभिगृहितों को लिखें और बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। तो आपको एक छोटा सा टॉपिक इतना लिखना है, 3-4 लाइन, बिल्कुल नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद डायरेक्टली जो है हम लोग नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद मतलब आपको कॉपी में नीचे नहीं जाना है, मतलब फिर यहाँ लिखना है इलेक्ट्रॉन के लिए कुल ऊर्जा का व्यंजक, और फिर आपको यहाँ से इक्वेशन बनाने, इक्वेशन बनाने के बाद आपको लास्ट तक चलना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ तक बनाना है और फिर नीचे तक आना है, और ये आपका हो गया बोर का सिद्धांत। अब ये 5वां क्वेश्चन हम लोगों ने गैस किया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियमों को लिखे और आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई। ये आपको 2018 यानी पिछले वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियमों को लिखे, आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव की कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिन पर जब उच्च आवृत्ति की प्रकाश जो है वो अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग को आपतित किया जाता है, तब उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल मोस्ट हाईलाइटेड है, ये आपको जो है ना बीएससीबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, पिछले साल, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर आपको नीचे आना है, फिर लिखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, कौन कौन से रूल और रेगुलेशन है देख लो आप लोग, ठीक है, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कितने नियम है, 1 2 3 4 5, 5 नियम है। इन 5 नियमों को लिखना है, यानी पहले आपको ये छोटा सा लिखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उनके जो प्रभाव हैं क्या क्या है, वो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और उसके नियमों को लिखना है। 5 नियम है प्रकाश विद्युत। आप लोगों को कम से कम मिनिमम 3 नियम तो लिखना है, मिनिमम, मैक्सिमम अगर 5 लिख पाते हो, याद रहता है तो वो आप भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे लिखना है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण के लिए क्या क्या व्याख्या किया वगैरह वगैरह जो भी है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये इसी में आ जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। तो आपको ये लिखना है कि वगैरह वगैरह जो भी, यहाँ से 2 इक्वेशन आई थिंक, हाँ 2-3 इक्वेशन आई थिंक यहाँ पे बनेंगे, और ये चौथा इक्वेशन जो हाफ एम बी बनेगा, ये आपको चारों इक्वेशन बनाना है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये भी काफ़ी छोटा है, मुश्किल से अगर आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, और याद कॉपी में नोट कर लो, बिल्कुल वीडियो को रोक रोक कर पॉज करके आप नोट कर लो। उसके बाद 5 नियमों को, कम से कम 4 नियम तो आपको याद रखना है। फिर यहाँ से जो है इक्वेशन बनेगा, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा कि हाफ एम बी महत्तम, और ये आपको इक्वेशन कितना बन गया, 4 बन गया, ठीक है। और इसमें से समीकरण 2 और समीकरण 4 को ही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये हमारा एक समीकरण 2 हो गया, और ये हमारा एक, जस्ट वेट, ये हमारा, जस्ट वेट, हाँ ये हमारा 2, ये जो हो गया वो आइंस्टीन का, सॉरी हाँ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहा जाता है। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं। ये भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछने की संभावना है, देखा जाएगा। ये आपको बिहार बोर्ड 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं। 2 लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया तो इससे निकाय के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। ये आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या कहिए बिहार बोर्ड के बोर्ड में आपको 2010 में देखा गया है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे इस वीडियो की अवहेलना भी करेंगे, कुछ गलत सोचेंगे, लेकिन बहुत बच्चे जो है इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, ये मुझे अपना आप पर प्रभाव मतलब भरोसा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है समतुल्य लेंस, ठीक है, कि समतुल्य लेंस के बारे में इतना डिटेल देना है कि क्या होता है, कैसे कैसे वगैरह वगैरह। अब लिखेंगे यहाँ पे कि डी दूरी पर रखे 2 लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। यहाँ से 2 लेंस जब डी दूरी पर रखे होंगे पतले लेंस, तो उनकी फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करेंगे, ठीक है। और ये आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से बना लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है कि डी दूरी पर रखे 2 पतले लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत फ़ायदा होगा ये क्वेश्चन। ये हमारा टॉपिक था समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं, यहाँ तक इतना लिखना है। और उसके बाद ये आपको एक फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद कुछ इस फिगर के बारे में लिखना है कि कहाँ कौन सा बिंदु रखा गया है, कहाँ P1 P2 वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ से 2-3 इक्वेशन बनेंगे, 1 2 3 4 इक्वेशन, 5 इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस F1 इंटू F2 बाई डेल्टा, और जहाँ डेल्टा इज इक्वल टू D माइनस F1 प्लस F2 दोनों लेंसों के लिए। तो ये देखो यहाँ तक आपको लिखना है। मैं फिर से इस चीज़ को दिखा देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है, समतुल्य लेंस के बारे में। फिर डी दूरी पर रखे समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करेंगे, और यहाँ तक व्यंजक ज्ञात करने के बाद
जो है आपको इसका फिगर बनाना है छोटा सा, और अगर ये हो जाए तो इसके बारे में इतना लिख सकते हो, मन है तो नहीं भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो है ये आपको इसके बारे में लिखने के बाद 4 इक्वेशन बनेंगे, 5 इक्वेशन बनेंगे, जहाँ लेंथ से रिलेटेड इक्वेशन बनेगा 1 2 3 4। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक साल तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो ये इक्वेशन वगैरह बनाना है, उसको अच्छे से रटना है, बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना है घर से। और आखिरी आखिरी क्वेश्चन है, मतलब ये अभी फिलहाल के लिए, कि कांच प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण खींचे। ये भी आपको बिहार बोर्ड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की या कहिए देखे जाने की संभावना है। और मैंने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और भी आपको गेस किया था, इसके वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप देख लेना बिल्कुल। कि कांच प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण खींचे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र को स्थापित करें, अथवा प्रिज्म के लिए सिद्ध करें कि ये वाला जो है, मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिया था पिछले वीडियो में, और पिछले गैस क्वेश्चन में भी मैंने इसको डाला था। तो ये वाला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लिखना है कि ए बी सी एक प्रिज्म है और पी क्यू आपतित किरण, एन क्यू इजिकल टू ए बी जहाँ सतह पर अभिलंब हो, आर एस निर्गत किरण, एन आर ए सी सतह पर अभिलंब है, तो कोण पी क्यू एन इजिकल टू आई जो आपतित किरण, जो आने वाली किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखना है, उसके बाद निर्गत कोण बनाना है वगैरह वगैरह। ये ज़्यादा लंबा नहीं है, बस छोटा सा है, देखो यहाँ पे इतना लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, देखने की संभावना है, ठीक है। तो इतना लिखना है, एक छोटा सा प्रिज्म बनाना है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु जो भी है हमारा, रिफ्लेक्शन वगैरह बनाना है, निर्गत कोण बनाना है, अपवर्तन कोण, आपतन कोण वगैरह वगैरह बना के, विचलन कोण बना के, उसके बाद ये 2 इक्वेशन बनी है। छोटा है, इसको आप रट भी सकते हो बिल्कुल, देखो बस हो गया खत्म, यहीं से यहाँ से शुरू हुआ और ये आते आते यहाँ तक खत्म हो गया। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिद्धांत सहित किसी वांडे ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रिया पद्धति को व्याख्या करें। वांडी ग्राफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वांडी ग्राफ वगैरह, ठीक है। इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना है। ये देखिए, एक छोटा सा फिगर आपको बनाना पड़ेगा, काफ़ी आसान है, 2 से 3 मिनट में आप इस चीज़ को बना सकते हो। तो इसके सिद्धांत के बारे में लिखना है कि ये 2 स्थिर विद्युत सिद्धांत पर आधारित है। पहला, किसी नुकीले भाग से त्रिज्या के दिशा में हवा या गैसों का विद्युत विसर्जन होता है। और दूसरा, यदि खोखला चालक किसी आवेशित चालक के संपर्क में रखा जाए तब खोखला चालक आवेश प्राप्त करने लगता है तथा इसका विभव बढ़ने लगता है। यह आवेश खोखले चालक पर तेजी से सतह पर वितरित हो जाती है। फिर इसकी बनावट, ये आपको फिगर बनाना है, बिल्कुल बनाना है, इग्नोर मत करिएगा। इसकी बनावट को आप उतार लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फिगर में मैंने बनाया है वो सभी चीज़ें इसमें नीचे लिखी हुई कि कंघी वगैरह का यूज़ करेंगे, ये देखो होगा। हाँ, यहाँ पे एक कंघी छोटी सी है, तो ये जो है ना यहाँ पे, तो ये यूज होगा, बस जस्ट वेट। और उसके बाद इसकी क्रिया को लिखना है, और ये बस यहाँ तक ख़त्म हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, बस छोटा है, ज़्यादा है नहीं। ये आपको फिगर बनाना है, इसके बारे में 2 लिखना है, फिर इसकी बनावट और इसकी क्रिया, बस इतना ही छोटा सा ये वीडियो है, आई मीन छोटा सा ये क्वेश्चन है। बिल्कुल आप 2 मिनट में इसको अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बार आने की संभावना है। ये आपको बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। बिल्कुल कॉपी में नोट करते जाइए कि किस तरह से संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे वगैरह वगैरह। और ये भी मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा वीडियो, एक सेकेंड जस्ट वेट। हाँ, तो ये छोटा सा है, इम्पोर्टेंट माना गया है। पहले मैं देख लूँ कहाँ तक है ये। हाँ, तो ये आपको काफ़ी लंबा है तो नहीं, बट इसमें इक्वेशन जो है ये आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करिएगा बिल्कुल। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बिहार बोर्ड 2016। तो आपको इसके बारे में लिखना है। फिर एक सामान्य माध्यम के लिए जो प्रक्रियाएं होती है वो बनानी है। फिर आपको इक्वेशन बनते जाना है। फिर ये लिखना है यौगिक माध्यम के लिए, जो भी यौगिक के माध्यम के लिए वगैरह वगैरह रूल और रेगुलेशन है वो करना है। फिर यहाँ पे इक्वेशन बनाते बनाते फिर आपको नीचे तक आना है, और बस खत्म, यहीं तक है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होना है। मुश्किल से आप 10 मिनट आपको लगेगा, इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। फिगर भी कोई हार्ड है नहीं, नॉर्मली 2 मिनट का फिगर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इस फिगर को आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद लिखना है एक समान माध्यम के लिए क्या होगा, समानांतर प्लेट। फिर यहाँ पे से 2 3 4 5 इक्वेशन बन जाएंगे। फिर यौगिक माध्यम के लिए क्या होगा, यहाँ भी एक छोटा सा फिगर है, बड़ा आसान तरीके से बना सकते हो। और फिर उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन, मतलब किस तरह से व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक होने के बाद ये हो गया, संधारित्र की धारिता ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। कि ये समीकरण 5 एवं 9 की मदद से एक समान माध्यम एवं यौगिक माध्यम के लिए समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात किया जा सकता है। और ये अगला क्वेश्चन है कि
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरबीन के बनावट एवं क्रियाविधि को समझावे तथा इसके आवर्धक क्षमता का व्यंजक। ये आपको 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरबीन के बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए और इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है और इसको बनाना है अच्छे से। सूक्ष्मदर्शी को अच्छे से बनाना है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना है। आप देख लो, मैं जूम कर देता हूँ, इसको पिक क्लिक कर लो, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको सूक्ष्मदर्शी बनाना है, फिर इसकी क्रियाविधि को लिखना है अच्छे से, यहाँ तक आएंगे। फिर आवर्धक क्षमता का व्यंजक ज्ञात करेंगे और ये इक्वेशन बनेगा। और ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और ये जो है ना, जस्ट वेट, हाँ ये काफ़ी लंबा चला जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था बिल्कुल अच्छे से, ये लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को उतार लो, खगोलीय दूरबीन वगैरह, आवर्धक क्षमता वगैरह, और क्वेश्चन को बिल्कुल पॉज कर लो, ये बड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। और ये आखिरी क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन, हाँ संयुक्त, पहले आपको इतना लिखना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और उसकी आवर्धक क्षमता के बारे में लिखना है कि नेत्र की ओर बालेंस लेंस जो है वो नेत्रिका लेंस कहा जाता है वगैरह वगैरह। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी तथा अभिदृश्यक अभिमुख अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी के एवं अभिमुख से बड़ा होता है। फिर आपको बनावट के बारे में होने के बाद आपको ये फिगर बनाना है, फिर आपको इसके बारे में लिखना है। जो ये फिगर में बना हुआ है वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है 2 4 5 लाइन में। फिर आवर्धक क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है। जो भी व्यंजक है देखिए लास्ट में इक्वेशन करते करते जाएंगे तो यहाँ पे कितने व्यंजक आएंगे, ये आपका आ गया 1/u इज इक्वल टू, ये आपका आ गया समीकरण 2, हाँ ये समीकरण 2 आ गया। और फिर यहाँ से हम लोग आएंगे, नीचे आते जाएंगे तो फिर आपको अब बनाना है खगोलीय दूरबीन की बनावट बनाना है, आवर्धक क्षमता का व्यंजक ज्ञात करना है और फिर से यहाँ पे एक फिगर बनाना है छोटे, एक सेकेंड जस्ट वेट। आई थिंक ये जस्ट वेट, हाँ फिर आपको ये वाला बनाना है फिगर और लास्ट में ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लास्ट वाला थोड़ा आराम से रोक के बना लेना आप लोग, मैं एक बार फिर से हाईलाइटेड कर देता हूँ सारे क्वेश्चन को। पहले आपको ये करना है, फिर ये फिगर बनानी है, फिर इसके बारे में लिखना है, फिर इसके व्यंजक प्राप्त करने हैं आपको, फिर नेत्र लेंस के लिए दो समीकरण बनेंगे, फिर उनके बारे में बनाना है आपको, अच्छे से लिखना है। फिर खगोलीय दूरबीन की बनावट करनी है, फिर आवर्धक क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है, फिर ये फिगर बनाना है और फिर इसके बारे में छोटा सा निकलेगा कि m इज इक्वल टू u0/u(v0/ue), ठीक है, यहाँ से बनेगा। और फिर इसके बारे में छोटा सा, ये छोटा सा बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा लगभग में जितने भी गैस क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया। मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि मैंने आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझाया भी नहीं, बस लिखवा दिया वगैरह वगैरह जो भी है। अब इतने से ही मैनेज करो आप लोग, अगले सेशन में आपको लाइव क्लास करवाई जाएगी, बिल्कुल बोर्ड पे आके हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। और भी बहुत सारे टीचर हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो आपको नए सेशन में, मतलब जो भी आपके जूनियर बच्चे हैं वो आपको नए सेशन में उनको ड्रीम क्लासेस के थ्रू लाइव सेशन प्राप्त होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।